वेलकम अगेन स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। चैप्टर हमारा चल रहा है 8, जिसमें हम लोग कर रहे थे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 30, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान विद रेस्पेक्ट टू सम साइलेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को देखते हुए हमें इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की आपस में तुलना करनी है। यहां पर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान with respect to some salient human development indicators. Point number 1, China is moving ahead of India and Pakistan. This is true for many indicators of human development. चाइना तो बहुत आगे है इंडिया और पाकिस्तान से, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के अंतर्गत पॉइंट नंबर ए, इनकम इंडिकेटर्स सच एज जीडीपी पर कैपिटा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति के हिस्से में आने वाले गुड्स एंड सर्विसेज चाइना में बहुत ज्यादा है। भले ही चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन चाइना का जीडीपी भी इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, वो लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, चाइना में ऐसे बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं। इंडिया में तो पूरे विश्व का 50% है, अर्थात पूरे विश्व में जितने गरीब लोग हैं उनमें से अकेले 50% भारत में है। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की संख्या काफी कम है इंडिया को देखते हुए। पॉइंट नंबर बी, हेल्थ इंडिकेटर्स सच एज मोर्टेलिटी रेट्स, access to sanitation, adult literacy rate, life expectancy, malnutritionment, इन चीजों में भी चाइना हमसे आगे है। अर्थात चाइना में हेल्थ इंडिकेटर्स काफी अच्छे हैं, जैसे कि मोर्टेलिटी रेट लो है, मृत्यु दर, असेस टू सैनिटेशन, एक आम आदमी की साफ सफाई तक कितनी पहुंच है, उसके क्षेत्र में कितनी नालियां हैं, कितने सीवरेज सिस्टम्स हैं, तो चाइना में काफ़ी अच्छा है। एडल्ट लिटरेसी रेट, 18 साल से ज़्यादा उनके लोग जो कितने पढ़े लिखे हैं देश में, उनका परसेंटेज क्या है, ये भी चाइना में ज़्यादा अच्छा है इंडिया के कंपैरिजन में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, यानी कि एक व्यक्ति की एवरेज एज, वो भी चाइना में काफ़ी अच्छी है। और मैल न्यूट्रिशनमेंट, यानी कि चाइना में भुखमरी भी कम है। यही क्वेश्चन अभी चलेगा अगले पेज पर भी। पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इंडिया in reducing proportion of people below poverty line. पाकिस्तान में भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में। एंड ऑल्सो इट्स परफॉर्मेंस इन सैनिटेशन, और सैनिटेशन में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। इंडिया के कंपैरिजन में वहां पर सैनिटेशन की सुविधाएं ज्यादा अच्छी हैं। For the proportion of people below the international poverty rate of 3.10 a day, India has the largest share of poor among the 3 countries. इंटरनेशनल पॉवर्टी रेट के अनुसार अगर एक दिन में एक व्यक्ति की इनकम $3.1 से कम है, तो इसका मतलब वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और इंडिया में इस डेटा को देखते हुए गरीब लोगों की संख्या तीनों देशों में सबसे ज्यादा है। पॉइंट नंबर 3, नाइदर ऑफ दीज 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, हैव बीन एबल टू सेव वुमेन फ्रॉम मैटरनल मॉर्टेलिटी
वो औरतें जो बच्चे को जन्म देते वक्त ही मर जाती हैं, इनकी संख्या इंडिया और पाकिस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा है, जिसे कहा जाता है मैटरनल मॉर्टेलिटी। पॉइंट नंबर 4, इन चाइना फॉर 1 लाख बर्थ्स ओनली 27 वुमेन डाई, whereas in India and Pakistan about 178 and 174 women die respectively। 1 लाख औरतें जब बच्चों को जन्म देती हैं तो चाइना में 1 लाख में से 27 औरतें मर जाती हैं। इंडिया में ये डेटा बहुत हाई है, 178, और पाकिस्तान में 174। नेक्स्ट, क्वेश्चन 31, मेंशन द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पॉइंट नंबर 1, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। एक व्यक्ति की एवरेज एज जन्म से अगर देखी जाए, जितनी ज़्यादा अच्छी हो उतना अच्छा होता है। जीडीपी पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति आय, जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छा माना जाता है। पॉइंट नंबर 3, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। जितने कम लोग हों देश में ऐसे जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उतना ज़्यादा अच्छा होता है देश के लिए। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जितना कम हो उतना अच्छा। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है देश के लिए। पॉइंट नंबर 6, पॉपुलेशन यूजिंग इम्प्रूव्ड सैनिटेशन। लोगों के पास सैनिटेशन की सुविधाएं होनी चाहिए, जितनी अधिक होंगी उतना अच्छा है देश में। गंदगी नहीं होगी, कचरा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 7, पॉपुलेशन विद सस्टेनेबल एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज। कम से कम साफ पीने का पानी हर व्यक्ति के पास देश में होना चाहिए। जितने ज्यादा अधिक लोगों के पास ये हो उतना ज्यादा अच्छा है देश के लिए। एंड पॉइंट नंबर 8, परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन। वो बच्चे जो भुखमरी से मर जाते हैं या भुखमरी का शिकार होते हैं, ऐसे बच्चे देश में जितने कम हो उतना अच्छा होता है देश के लिए। यही सब कहलाते हैं इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत 1 में से मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें 3 देशों को देखते हुए, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। चाइना का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज़्यादा अच्छा है इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, डिफाइन द लिबर्टी इंडिकेटर्स। जब किसी भी देश में वहां की इंडस्ट्रीज को, वहां के लोगों को ज्यादा स्वतंत्रता दी जाती है तो वही कहलाती हैं लिबर्टी। लिबर्टी की इंडिकेटर्स को हमें यहां पर डिफाइन करना है और लिबर्टी इंडिकेटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। लिबर्टी इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स which represent the degree of social and political freedom to individuals in a country। एक देश में जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, जब उन लोगों को सामाजिक और राजनीतिक तौर पर आज़ादी प्रदान की जाती है तो यही कहलाते हैं लिबर्टी इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल्स, पॉइंट नंबर 1, अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर जब एक देश के लोगों को डिसीजन लेने की क्षमता प्रदान की जाती है तो वही कहलाता है लिबर्टी इंडिकेटर। पॉइंट नंबर 2, अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू राइट्स ऑफ सिटीजन्स। एक व्यक्ति के पास जो अधिकार होते हैं, जब संविधान के द्वारा उन अधिकारों की रक्षा की जाती है तो यही कहलाता है लिबर्टी इंडिकेटर। एग्जाम्पल नंबर 3, अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी एंड द रूल ऑफ लॉ। जब देश का कानून
देश की अदालत, इन्हें स्वतंत्रता प्रदान की जाती है संविधान के द्वारा, तो यह कहलाता है लिबर्टी इंडिकेटर। अगर एक देश में ये सब कुछ है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो देश वाकई लिबरल है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, वाई डिड चाइना इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन 1978? 1978 में चाइना में रिफॉर्म्स क्यों शुरू हुए थे? इंडिया की तरह उन्होंने मजबूरी में शुरू नहीं किए थे। इंडिया के ऊपर तो प्रेशर था वर्ल्ड बैंक का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, और चाइना पाकिस्तान पर भी था, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की हालत कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं थी, क्योंकि दोनों ही देश एक साथ आज़ाद हुए थे और दोनों की अर्थव्यवस्था काफ़ी पिछड़ी हुई थी। चाइना में ऐसा कुछ नहीं था। चाइना ने रिफॉर्म्स लागू किए थे अपनी मर्जी से, क्योंकि चाइना में जो सरकार थी उसकी परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं थी, और जब सरकार बदली तो नई सरकार ने आने के बाद डिसीजन लिया कि विकास में हमें तेजी लानी है, जिसकी वजह से रिफॉर्म्स को अपनाया गया। चाइना डिड नॉट हैव एनी कंपल्जन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स एज डायरेक्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो चाइना ने मजबूरी में या दबाव में रिफॉर्म्स लागू नहीं किए थे। द न्यू लीडरशिप एट दैट टाइम in China was not happy with the slow pace of growth and lack of modernization in the Chinese economy under the Maoist rule. चाइना में जब नई लीडरशिप आई, नई सरकार बनी, तो पुरानी सरकार की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थी। उनको लग रहा था कि माओइस्ट रूल के अंतर्गत जो मॉडर्नाइजेशन देश का होना चाहिए, जो ग्रोथ देश की होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। इसलिए उन्होंने रिफॉर्म्स को लागू किया। They felt that Maoist vision of economic development based on decentralization, self-sufficiency and sharing of foreign technology, goods and capital had failed. Maoist vision में महसूस किया गया कि जो आर्थिक विकास है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन की कमी है, सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है देश के अंदर, खासकर अनाज के मामले में, और फॉरेन टेक्नोलॉजी भी काफी कम है। गुड्स की भी वहां पर कमी है और कैपिटल की भी कमी है। डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म्स, कलेक्टिवाइजेशन, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड अदर इनिशिएटिव्स, द पर कैपिटल ग्रेन आउटपुट इन 1978 was the same as it was in the mid 1950s. लैंड रिफॉर्म्स करने के बाद भी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चलाने के बाद भी, चाइना में कैपिटल ग्रेन आउटपुट वही था 1978 में भी जो लगभग 1950s के मिड में था। यानी कि लगभग पिछले, जब देखा गया 15-20 सालों से कोई तरक्की नहीं हो रही है देश के अंदर, तब चाइना ने 1978 में रिफॉर्म्स को लागू किया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, evaluate the various factors that led to the rapid growth in economic development in China. किस किस कारण से चाइना में आर्थिक विकास में तेजी आई? Various factors that led to the rapid growth in economic development of China. Point number 1, establishment of infrastructure in the areas of education and health. चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी बदलाव किए गए, खासकर एजुकेशन और हेल्थ के अंदर, जिसे बोला जाता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। लैंड रिफॉर्म्स किए गए, लॉन्ग एग्जिस्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज्ड किया गया, यानी कि विकेंद्रीकरण, अर्थात
अधिकारों को बांटा गया एंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज, और छोटी छोटी एंटरप्राइजेज को डेवलप किया गया, हेल्प पॉजिटिवली इन इंप्रूविंग द सोशल एंड इनकम इंडिकेटर्स इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, जिसकी वजह से 1978 के बाद सामाजिक और आर्थिक रूप से हमें चाइना का विकास देखने को मिला। यही है चाइना के सोशल और इनकम इंडिकेटर्स। पॉइंट नंबर 2, दो द कम्यून सिस्टम देयर वॉज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, क्योंकि चाइना ने कम्यून सिस्टम शुरू किया, यानी कि सभी किसान मिलकर एक साथ कलेक्टिव रूप से खेती करेंगे, तो यहां पर फूड ग्रेन्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इक्विटेबल, दैट मीन्स जिसकी जमीन ज्यादा उसको फूड ग्रेन्स भी ज्यादा मिलेंगे, जिसकी जमीन कम उसको फूड ग्रेन्स भी उसी प्रपोर्शन में कम मिलेंगे। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, ईच रिफॉर्म मेजर was first implemented at the smaller level and then extended to a massive scale। जितने भी रिफॉर्म्स थे जो चाइना में स्टार्ट हुए थे 1978 में, स्टार्टिंग में उनको छोटे लेवल पर शुरू किया गया, लेकिन धीरे धीरे उनको बड़े स्केल पर लाया गया। पॉइंट नंबर 4, द एक्सपेरिमेंटेशन under decentralized government enabled to assess the economic, social and political cost of success or failure। For instance, when reforms were made in agriculture by handling over plots of land to individuals for cultivation, it brought prosperity to a vast number of poor people। It created conditions for the subsequent phenomenal growth in rural industries and build up a strong support base for more reforms। डिसेंट्रलाइजेशन अपनाकर चाइना की सरकार ने एक एक्सपेरिमेंट किया। जो अधिकार पहले सारे के सारे गवर्नमेंट के पास हुआ करते थे, अब सरकार ने वो अधिकार लोअर लेवल पर बांटने शुरू किए, यानी कि अब आपको क्या प्रोडक्शन करना है ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, आपको डिसाइड करेंगे, जिसकी वजह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर चाइना को काफ़ी सफलता भी मिली। जैसे कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के अंतर्गत चाइना में लोगों को ज़मीनें दी गई और अधिकार दिया गया कि जो पैदा करना है कीजिए, इनकम सारी आपकी होगी, केवल कुछ टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा, जिसकी वजह से गरीब लोगों को बहुत सफलता मिली। यहाँ पर उनका काफ़ी विकास हुआ, उनका वेलफेयर हुआ। इससे चाइना में जो रूरल इंडस्ट्रीज हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंडस्ट्रीज हैं, उनमें काफ़ी विकास देखने को मिला, जिसकी वजह से दूसरे रिफॉर्म्स को लागू करने का एक बेस तैयार हो गया, यानी कि एक आधार मिल गया जिसके आधार पर अब नए रिफॉर्म्स को शुरू किया जा सकता था। तो इस तरह से चाइना ने काफ़ी हद तक तरक्की की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, गिव द रीजंस फॉर द स्लो ग्रोथ एंड रीएमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ग्रोथ प्रोसेस काफ़ी धीमा पड़ गया और गरीबी भी दोबारा बढ़ने लगी। इसका रीज़न क्या है? द रीज़न फॉर द स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ एंड रीएमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान इकोनॉमी आर, पॉइंट नंबर 1, agricultural growth and food supply situation were based not on institutionalized processes of technical change but on good harvest। When there was a good harvest, the economy was in good condition। When it was not, the economic indicators showed stagnation or negative trends। कृषि में कितना विकास हुआ या फूड सप्लाई में कितना विकास किया गया, ये इस बात पर निर्भर नहीं होता कि आपने टेक्निकल चेंजेस क्या किए हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड होता है कि
खेती कितनी अच्छी हुई है। अगर आपने टेक्नोलॉजी में तो बहुत चेंज किए, लेकिन उसके बाद भी आप एक अच्छी फसल पैदा नहीं कर सके, तो वो सब टेक्निकल चेंजेस बेकार हो जाते हैं। जब भी देश के अंदर गुड हार्वेस्ट होगा तो इससे अच्छी कंडीशंस पैदा होंगी और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंतर्गत हमें सब कुछ अच्छा दिखाई देगा, वरना अच्छा नहीं दिखाई देगा। अगर कृषि अच्छी नहीं है देश में, तो बाकी जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनमें हमें दिखाई देगा कि तरक्की नहीं हो रही है और वो हमें नेगेटिव ट्रेंड्स शो करेंगे। और यही पाकिस्तान में हुआ। पॉइंट नंबर 2, if a country is able to build up its foreign exchange earnings by sustainable export of manufactured goods, it need not worry. अगर देश में फॉरेन एक्सचेंज कमाया जा रहा है, यानी कि गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और विदेशों से फॉरेन करेंसी आ रही है, तो फिर उस देश को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन पाकिस्तान मोस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स came from remittance from पाकिस्तानी वर्कर्स इन द मिडिल ईस्ट। लेकिन चाइना में जो पैसा आ रहा था वो एक्सपोर्ट करने की वजह से नहीं आ रहा था, बल्कि वो रेमिटेंसेस के रूप में आ रहा था। पाकिस्तान के जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाकर काम कर रहे थे वो अपने परिवारों को इनकम भेज रहे थे, जिसे ना तो जीडीपी में शामिल किया जाता है और ना ही नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है, बिकॉज रेमिटेंसेज इज द ट्रांसफर इनकम and the exports of highly volatile agricultural products। और चाइना से जो एक्सपोर्ट भी किए जा रहे थे गुड्स, वो अधिकतर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे जिनमें वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब अगर फसल अच्छी हो गई तो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर फसल बेकार हो गई तो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। ये एक्सपोर्ट वोलेटाइल था। पॉइंट नंबर 3, देयर वॉज ऑल्सो ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन foreign loans on the one hand and increasing difficulty in paying back the loans on the other। तीसरा कारण था कि पाकिस्तान में कर्जा जो था वो बहुत ज़्यादा हो चुका था। वो अपने आप में एक चिंता का विषय था और कर्जा वापस भी तो लौटाना था, ये उससे भी बड़ा चिंता का विषय था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफ़ी धीमी भी पड़ी और वहाँ पर गरीबी भी आई। दैट्स ऑल। यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और चैप्टर के साथ साथ आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।